राशन देना हमारा काम है, मगर राशन कार्ड बनाना दिल्ली सरकार का काम है। चारों तरफ गरीब लोग परेशान हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बना। हम राशन देने को तैयार है कि दिल्ली शहर का बजट 73,000 करोड़ रुपए है, मतलब पर कंस्टिट्यूंसी 1000 करोड़ का बजट। आप अगर ये पता करना शुरू कर दें, एमएलए साहब को मिलिए या डीएम को मिलिए, इनको पूछते चलिए कि इस एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा खर्च हुआ जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। कोई बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो 100 करोड़। तो 940 करोड़ कहाँ गया? हर साल 9th क्लास में 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि वो 10वीं पास करने लायक नहीं होते हैं। तो सरकार सोचती है 10वीं में लाख बच्चे फेल होंगे तो हमारा चेहरा खराब आएगा, तो उनको 9th क्लास में फेल कर देते हैं। पानी टैंकर माफिया को बेच दिया जाता है। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में पानी नहीं, अभी फ़ोन करूंगा 1 टैंकर पानी आ जाएगा, 2,500 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर पैसा से पानी मिल रहा है। और बात बिजली की, और टैंकर वाले सरकार के जो लोग हैं उनको रिश्वत दे रहे हैं। एक विधायक तो जेल चला गया इसी में, वो गाना ए राजा जी, ए राजा जी ए करे ताराल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो ए ललना हिंद के सितारा ई तसीम होई है ओ करो ऊपर पीएम। बहुत शानदार सर। आजकल मीम्स का बहुत ज़माना है, सोशल मीडिया पे मीम्स चलते हैं। आपका भी कई बार उसमें मेरा तो बहुत ही बहुत मुझे लगता है शायद हर 10-15 मीम्स में एक तो एक होती ही जरूर। बहुत बनता है। बाप रे बाप, आप उससे कैसे डील करते हैं? मतलब अब तो मजा आने लगा है। अच्छा। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल R&D स्टोरीज वेयर आइडियाज मीट। आज हमारे गेस्ट हैं दिल्ली के लगातार के 3 बार के सांसद, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मिस्टर मनोज तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पर्सनली मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रीज़न बीइंग आपने लाइफ के वो सारे फेसेस देखे हैं जहाँ स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है और उसके बाद स्टारडम भी है। फिर आपने जितना पब्लिक के लिए किया है इस फील्ड में आकर, वो अपने आप में कमेंडेबल है बहुत। लेकिन पॉलिटिक्स से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपकी अर्ली स्टेज थी, जो आपके ये सारे फेजेस थे, आपका चाइल्डहुड, आपका BHU में एडमिशन लेना, BPEd MPEd करना, फिर एक सुपरस्टार बनना, फिर अब नेता बनना, इन सारे फेजेस में आपको सबसे टफ फेज कौन सा लगता है और उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखो, वैसे तो सब कुछ टफ है, लेकिन अगर मिल गया तो सब आसान लगता है। बिल्कुल। जब तक नहीं मिला तब तक टफ है। और हम भी कभी कभी पीछे सोचते हैं कि हम लोग एक छोटे से गांव के लोग, मतलब मैं पूरी तरह से एक ठेठ ग्रामवासी हूँ। बिल्कुल। और अभी भी मैं जब अकेले बैठता हूँ तो मुझे अपने गांव याद आते हैं, खेत याद आते हैं, गाय भैंसे याद आती हैं, गांव के रास्ते 4-4 किलोमीटर चल के स्कूल जाना, जी जी, पैदल। अच्छा, आपने बताया भी था आप शूज़ नहीं पहनते थे 9th क्लास तक। शूज़ नहीं पहनते क्या थे, था ही नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाए थे। जी जी। अफोर्ड ऐसा नहीं था, लेकिन वो शौक ही नहीं था। अच्छा, हाँ, वो ऐसा लगा ही नहीं कि जूता पहन के जाना है, उसकी ज़रूरत है। हाँ। चाहते तो पिताजी 150 बीघे खेत थे, खेती थी, खरीद लेते, बिल्कुल। लेकिन वो ज़रूरत ही नहीं थी। हवाई चप्पल पहन लिया बस ठीक है। और आज भी हवाई चप्पल पहन के चलने में मज़ा आता है। जी। तो लेकिन आप जब पीछे देखते हैं तो लगता है कि यार वो बहुत टफ था। और वैसे तो जीवन का हर दिन बहुत टफ है। तब जब आप समाज की
परवाह करते हैं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करते हैं, तब जब आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं, फिर आपको सब कुछ काबू में रखना पड़ता है। बिल्कुल। और नहीं आपको जाने दो, बाढ़ में जाए दुनिया, तो फिर तो सब आसानी है। मेरे जीवन के सच में कुछ अप्स एंड डाउन बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कोई किस्सा जानना चाहूँगा वैसे। अब जैसे पहला तो हम लोग हमारे जीवन को आप अभी तक मान लीजिए, मैं एक 50 साल का हो रहा हूँ, तो एक तो मैं अपने को 50 साल का नहीं, मैं अपने को 40 साल का फील करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, खेलना दौड़ना कूदना सब वैसे है, लेकिन हमारी ज़िंदगी अभी 3 हिस्से में है। जी। एक एकदम अभाव की ज़िंदगी बिल्कुल। जो 24 साल तक रही, फिर अचानक से सिंगिंग सुपरस्टार की ज़िंदगी, फिर सिल्वर स्क्रीन सुपरस्टार की ज़िंदगी, और अब है एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी। वो भी बहुत कमाल की है। हमारे घर में कोई गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, और अब आपने रिकॉर्ड बना दिया। मैं 3री बार सांसद हो गया, वो भी दिल्ली से, जहाँ से कोई 3री बार बना ही नहीं आज तक। और अभी भी लगता है कि आज ही शुरू कर रहे हैं। वो मुझे याद ही नहीं रहता है पीछे क्या क्या रहा हूँ, बस आज का याद है कि बस 3री बार सांसद बना हूँ। जो कमिटमेंट्स हैं क्षेत्र की जनता से, उसको पूरा करना है। लोगों से डरना है, तभी उनके लिए कुछ करना है। हाँ, तभी। आप नहीं डरोगे ना, डर मतलब कि जो अपेक्षा है उसे पूरा करना है, नहीं तो लोग नाराज होंगे। बिल्कुल। तो ये डर होना चाहिए। डर ये नहीं कि कोई हमारा, डर भी कई तरह के होते हैं। तो अब जैसे अभी आपके बीच आने से पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो एक इस समय दिल्ली में पानी का बहुत संकट चल रहा है। हाँ जी। तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सब हो रहा था, दिल्ली के सांसद पानी के लिए क्या कर रहे हैं कि पानी लोगों को मिले? तो मैंने माइक लिया, मैंने बोला, देखो, वो कोई फीमेल जर्नलिस्ट थी। मैंने कहा, बहन देखो, कम से कम अपने पास से तो कन्फ्यूज़न मत डालो। इस देश में, स्टेट में, दिल्ली में, डिफरेंट या किसी, हर जिम्मेदारी किसी न किसी की है। बिल्कुल। अब जैसे सेंट्रल स्कूल बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और हम दिल्ली के केजरीवाल गवर्नमेंट से बोलें कि आप क्या सेंट्रल स्कूल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अरे वो क्या करेगा, वो चिल्ला सकता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन देना कि सांसद भी पानी लाने के लिए कुछ कर सकते हैं, हम तो चिल्ला सकते हैं। जी। सिग्नेचर आपका होगा तो पैसा निकलेगा, प्लानिंग आपकी होगी तो एग्जीक्यूट होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। बट आपको ऐसा नहीं लगता इतनी ऑनेस्टी आपने दिखाई यहाँ पर, अगर कोई और पॉलिटिशियन होता तो वो कहता कि नहीं मैं अपनी तरफ से पूरा, हाँ, इसकी बैकफायर भी कर सकता है। बैकफायर कर सकता है ना। बिल्कुल। चुनाव में कई जगह ऐसा होता था कि हम कहीं गए हैं, सड़क टूटी हुई है, गली टूटी हुई है, और लोगों ने डांटा कि क्या है वोट मांगने, ये देखो सड़क देखो। अब वो दिल्ली में तो जो बड़ी सड़क है, 100 फीट के ऊपर की सड़क की जिम्मेदारी हमारी है, और 100 फीट के ऊपर कोई सड़क आपको नहीं मिलेगी जो गड़बड़। अच्छा। नेशनल हाईवे हो, जी बिल्कुल, मेट्रो हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हम घर घर गैस की पाइप भेजना भी हमारी जिम्मेदारी है, और हम इतनी डेलिकेट गैस पाइप से 80% घरों में भेज चुके हैं, और पाइप से पानी नहीं दिया जा सका। बीजेपी 25 ईयर से दिल्ली सरकार में नहीं है जी। केवल हम 10 साल से केंद्र सरकार में हैं। जी। और ये जब से हम आए हैं, और
राशन देना हमारा काम है, मगर राशन कार्ड बनाना दिल्ली सरकार का काम है। चारों तरफ गरीब लोग परेशान हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बना, हम राशन देने को तैयार हैं। तो इसका भी जन जागरण होना चाहिए, इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ बोला गया है। इसके बारे में अवेयरनेस कभी फैलाई? नहीं, आप शायद ही कभी कोई आर्टिकल देखेंगे, बिल्कुल, हमने ये भी बहस देखेंगे कि भाई किसका काम क्या है। बिल्कुल तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा, जी। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे, मतलब पीछे क्या हुआ कांग्रेस सरकार में हो तो मुझे नहीं पता, मैं था नहीं उस समय, लेकिन मैं जब से दिल्ली में हूँ तब से आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी और हर बार हम देखते हैं कि जो सरकार जिसकी है वही विपक्ष जैसा रोल करता है। बिल्कुल, कंप्लेनिंग करना। हम तो आप तो सरकार में हो, जी कंप्लेन तो हम विपक्ष वाले करेंगे, जो सरकार में है वो तो रीजन बताएगा, बिल्कुल या तो रीजन बताएगा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उस रीजन को पूरा करना भी उन्हीं का काम है। बिल्कुल। आपको एक छोटी सी लाइन में बताऊं कि दिल्ली शहर का बजट 73,000 करोड़ रुपए है। 73,000 करोड़ आउट ऑफ 70 MLA कंस्टिट्यूएंसी, मतलब पर कंस्टिट्यूएंसी 1000 करोड़ का बजट हर साल का, एक साल का। आप अगर ये पता करना शुरू कर दें, MLA साहब को मिलिए या उन DM को मिलिए, इनको पूछते चलिए कि इस MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पैसा खर्च हुआ, जी तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। कोई बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो 100 करोड़। तो 940 करोड़ कहाँ गया? फिर इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई करी कुछ? वही तो करप्शन का सबसे बड़ा आधार है। अच्छा, उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। हम लोग जी मोदी जी कहते हैं हर साल हिसाब दो, बिल्कुल। तो हम हर 1 साल का हिसाब, 2 साल का हिसाब, 3 साल का हिसाब देते हैं। मगर दिल्ली सरकार को आप कभी 1 साल का हिसाब देते हुए नहीं देखे होंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अरविंद केजरीवाल जी प्रेस करेंगे कि इस साल 73,000 करोड़ को हमने कहाँ लगाया। नेवर। और जब हमारी सरकार, हम जो होप कर रहे हैं कि 2025 में अब बीजेपी की सरकार, सबसे अच्छा शॉट यही माना जा रहा है हाँ। इस बार बीजेपी। आप कहाँ रहते हो? मैं तो सर मेरठ से हूँ वैसे। मेरठ से? ओके। तो आप यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति से जब बात करोगे ना, बिल्कुल तो हमारी बातों को समझ में आएगा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। जी सिंपल सी बात है कि एक सड़क है, उसका टेंडर मिला, हमने भी डाला, आपने भी डाला। गवर्नमेंट बनाना भी एक टेंडर है ना। हम कहते हैं मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, मुझे चांस दो। आप बोलोगे मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, मुझे चांस दो। तो जिस सड़क का टेंडर जिसको मिलेगा वही बनाएगा ना। बिल्कुल। बट जिसको टेंडर मिल गया वो कहता है जो दूसरे वाले को कि इसलिए गड़बड़ी कर रहा है। ये आप कहाँ का इंसिडेंट बता रहे हैं वैसे? ये हम दिल्ली की बता रहे हैं। दिल्ली में कहीं स्पेसिफिक कोई जगह? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके। हम कह रहे हैं कि जिसका जो भी जिस कार्य का टेंडर लेगा उसको वही बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली को सजाने का टेंडर मिला है आम आदमी पार्टी को जी 73,000 करोड़ बजट के साथ, और उसका कोई हिसाब नहीं। दिल्ली की जनता को, बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं मिलता है, गलियां टूटी हुई हैं, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनता है, अस्पताल में चले जाइए तो नकली दवाइयाँ मिलती हैं। अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए तो आप हैरान रह जाएंगे, दिल्ली के अस्पताल है ये। हर साल 9th क्लास में 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि वो 10वीं पास करने लायक नहीं होते हैं। तो सरकार सोचती है 10वीं में लाख बच्चे फेल होंगे तो हमारा चेहरा खराब आएगा, रिजल्ट तो 9th क्लास में फेल कर देते हैं। ओके। 11वीं में फेल कर देते हैं क्योंकि 12वीं पास नहीं कर पाएगा। भाई आप बच्चों को पढ़ाओ ना। बिल्कुल। आपकी क्या
कैपेसिटी है कि बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो। मेरा कहने का मतलब ना कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो चूँकि मैं राजनीति में हूँ तो इसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए हमने इतना दिन में ये समझा है कि सबको अपनी कंट्री के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति थोड़ा सा जिम्मेदारी होनी चाहिए। सभी लोगों को चिंता करनी चाहिए। जिससे सोचना शुरू कर दिया ना, लोग अपने आप जिम्मेदार होते चले। वो जिम्मेदार हैं, लेकिन शायद उनको ये एहसास नहीं है कि ये काम भी मेरा, मैं सोच सकता हूँ। जी, बट सर आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने आप 3 बार अब सांसद भी रह चुके हैं, आपका रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2019 में था, जो रिजल्ट आपका था, आप 3 लाख वोटों से जीते थे, अब की बार वो करीबन 1.5 के आसपास रह गया। हम 3,68,000 से जीते थे। जी, पहली बार हम 1,42,000 से जीते थे। जी, बट अब की बार कुछ कम है, मतलब तो 1.38 ही रह गया। नहीं, कम नहीं, अब की बार ज़्यादा है। कैसे? जब हम 3,68,000 से जीते थे तो 3 पार्टी लड़ रही थी, अब इंडिया लाइन से एक हो गई है। अब एक हो गई ना। तो अगर पिछले साल भी जब हम 3,68,000 से जीते, तो अगर दोनों का वोट मिला तो मैं 1.5 लाख से जीता था, आज भी 1.5 लाख जीता हूँ। अच्छा, अगर फिर सब कुछ इतना पॉजिटिव रहा, हर चीज़ बढ़िया चली, तो फिर एनडीए का ये जो नारा था 400 पार वाला, इसमें कैसे फेल हो गए? देखो, वो तो चूंकि जिन्होंने असेसमेंट तो हुआ होगा। वोट नहीं दिया, जी, ये तो सत्य है कि वोट, हम ईवीएम पे तो दोष नहीं देते, बिल्कुल बिल्कुल। हम जनादेश को स्वीकार करते। तो कई जगह ऐसी थी जहां हम अनुमान लगाने में मिस कर गए। मतलब और कोई आपको ऐसा रीज़न नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मिस्टेक गलत कैंडिडेट खड़े करने से हुई है? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरिट में काफ़ी लोग, जबकि जीती बीजेपी है, लेकिन एक बैकलैश ये देखने को मिला। लोगों का ये कहना था कि ये यहाँ के लोकल नेता है नहीं, ये कभी यहाँ आए नहीं, अरुण गोविल जी कभी वहाँ आए नहीं थे। तो शायद मुझे लगा कि एक चेहरा ऐसा नहीं था जो लोगों के नोन था। देखिए, पार्टी डिसीजन लेती है, उसमें कई बार थोड़ा सा कमी रह जाता है। हमें भी ये सुनाई दिया मेरठ से, तो अब इस पर समीक्षा करेंगे, आगे उसका सुधार करेंगे। अच्छा, एक आर्टिकल पढ़ा मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पे, उस पर था कि धीरे धीरे बीजेपी ना वही सेलिब्रिटीज़ को लेकर आ रही है। जैसे आप खुद एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, रवि किशन जी, हेमा मालिनी जी, कंगना रनावत, तो हम वही पॉलिटिक्स देखेंगे धीरे धीरे जो पहले कांग्रेस में थी। क्या ऐसा कुछ है? क्या डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, लोकल लीडर्स में वो बात नहीं रही, सेलिब्रिटीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान दे रही है बीजेपी? देखो, ऐसे नहीं है। कंगना रनौत भी हिमाचल की बेटी है, बिल्कुल, हिमाचल से चुनाव लड़ी जी, और अच्छे वोटों से जीती। अच्छे वोटों से जीती। हम पहले बार के लिए ज़रूर नए थे, लेकिन जब दूसरी बार और तीसरी बार भी जब लोग हमको प्यार दे के जिता रहे हैं, तो लोगों को ये तो लगा ही होगा कि नहीं, अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ बात है। रवि भी उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिस पे सवाल उठते हैं। जैसे आपने मेरठ की बात कही, तो ऐसे डिसीजन अचानक से कई कारणों से लिया जाता है, लेकिन कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। हमने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के टिकट पार्टी ने काटे भी हैं। अच्छा जी, गौतम गंभीर को टिकट नहीं मिला दोबारा, हाँ, दोबारा टिकट नहीं मिला, तो ये भी एक निर्णय था। बिल्कुल। और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, वो लोग चाह रहे थे। अच्छा, एक ये है कि परिवारवाद की जो राजनीति होती है वो कांग्रेस करती है। अब मैं यहाँ पर आपसे डायरेक्टली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीति मैम भी अब बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है।
तो कभी आपको ऐसे बेटी मेरी बेटी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो तो एक फेक न्यूज़ था। अच्छा, हाँ, उन्होंने ज्वाइन नहीं करा अभी? रीति क्यों ज्वाइन करेगी पार्टी? नहीं, इसके ऊपर बहुत आर्टिकल्स थे सब फेक थे। और कभी क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया। हाँ, उस समय चुनाव में लड़ रहा था, तो अभी देखो ये कितना बड़ा फेक न्यूज़ है। ओके, हमारी बेटी को बीजेपी ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या है? वही मैंने वो हमारे साथ चुनाव में थी, उसको एक दिन प्रदेश अध्यक्ष ने उसका वेलकम करने के लिए पटका पहना दिया, तो उसमें लिख दिया जेपी नड्डा जी ने पटका पहनाया। अब बताओ, जेपी नड्डा से आज तक मेरी बेटी मिली ही नहीं है। अच्छा, तो ये भी एक मतलब रिस्क वाली बात है बहुत। हाँ, बहुत बड़ी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इज़ नेगेटिव पब्लिसिटी या गुड पब्लिसिटी? क्योंकि मैंने देखा था कि जब आपके साथ आपके सामने कन्हैया जी खड़े थे, तो वो थप्पड़ वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक सिंपथी वाली वेव चल पड़ी थी उनके साथ। कुछ लोगों का कहना था कि ये सिंपथी वेव आ गई है और ये अब जीत जाएंगे कन्हैया कुमार। तो ऐसा लगा जैसे ये नेगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए काम कर गई। तो आपको लगता है इसका कुछ फ़ायदा होता है? अब देखो, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो वो अब वो जिसने मारा उसको जानता हूँ मैं। उनका नाम दक्ष है, बहुत हीरो टाइप का लड़का है, बिल्कुल गौ रक्षक है जी। अब उसको गुस्सा होगा कि ये भारत माता को गाली देते हैं, तो उससे नहीं बर्दाश्त हुआ। उन लोगों ने तो अपना सब कुछ स्टेटमेंट भी दे दिया। जी, तो ये तो तय ही था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वाले यही है, केस भी चल रहा है देशद्रोह का। जी, लेकिन हमने नहीं कहा किसी को कि जाके इसको मारो। मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता, नेवर। अब वो मुझे अफसोस, मैंने उसका खंडन भी किया, मैं उसका उस घटना का मैंने अपनी तरफ से कंडेम किया। ओके। अच्छा, आपको ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया आज के ज़माने में ये कहीं ना कहीं अब चुनाव पर इम्पैक्ट डालता है, अच्छा खासा इम्पैक्ट? मतलब हम किसी को एकदम हीरो बना देता है, किसी को एकदम डाउनफॉल कर देता है उसका। आपको फील हो रही है ये बात कि अब आने वाले चुनाव में पॉलिटिशियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अवेयर हो गए हैं कि नहीं, उन्हें अपनी एक इमेज प्रेजेंट करके रखनी है अच्छी? देखिए, सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है, मगर सोशल मीडिया की हर चीज़ पे विश्वास करने लायक नहीं है। फेक न्यूज़ की भी बाढ़ है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने रीति मैम का बताया। अब रीति हमारी बेटी है, वो बेचारी तो आई, अब उसको एक आदमी पता नहीं, मैं पीटीआई ने ऐसा किया, मैं पीटीआई को पूछा कि आप इतनी बड़ी फेक न्यूज़ क्यों चला दिए कि नड्डा जी ने रीति तिवारी को बीजेपी ज्वाइन करवाया। मेरी बेटी न तो भाई, अभी बच्चों को क्यों राजनीति में घसीट रहे हो? वो अपने पापा के चुनाव में थोड़ा घूमने आई थी, घूम के चली गई। अब उसको कितने लोग बड़े बड़े आर्टिकल निकाल दिए। मैं खुद भी सोच रहा हूँ यार ये क्या है। तो अच्छा, उसका खंडन किसी ने नहीं किया, मैं 2 इंटरव्यू में कर चुका हूँ, आपके सामने भी कर रहा हूँ। ओके। रीति दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि आप 3 बार के सांसद हो गए अब आपने रिकॉर्ड बना लिया है। मुझे लगता नहीं दिल्ली में बहुत जल्दी हो सकता है आप 4 बार अब इसके बाद हो। लेकिन कभी कोई एक्सपेक्टेशंस की कोई मिनिस्ट्री मिले, इस बात से कोई डिसअपॉइंटमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तीसरी बार पार्टी आपको सबका टिकट काट के चुनाव लड़ा सकती है, तो फिर कैसा डिसअपॉइंटमेंट कि मंत्री नहीं बनाया? कुछ तो पार्टी सोच रही होगी। पार्टी संगठन बहुत अच्छा सोचता है, तो आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए। चलो, थोड़ा पॉलिटिक्स से अलग हटकर मैं आपके ना सुपरस्टार लाइफ को एक बार जानना चाहूँगा। हाँ, बहुत सारे सवाल तो मैंने देखा आपके पता है, लोगों को बहुत चीज़ें पता है आपके बारे में। मुझे जानना है, कभी कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा गाना आपको लगता है कि ये काश मैंने किया होता, या कभी कोई ऐसी इच्छा हो आपके मन में कि ये मैं करना चाहूँगा, इस मूवी को, ऐसी कोई फिल्म बने, ऐसे डायरेक्टर के साथ बने? वैसे इतनी ज़्यादा मुझे चांसेस मिले हैं ना, मैं 5070 गाना गा चुका हूँ अपने आप में रिकॉर्ड। हाँ। तो कभी ऐसा अफसोस नहीं रहा। अब वैसे मुझे प्लेबैक से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा,
जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर गाना बनाया, तो म्यूजिक डायरेक्टर तो अपने हिसाब से बनाता है, फिर हम लोगों को बोलता है गाने गाइए, तो मैं जाके जब गाना याद करने लगता हूँ तो तुरंत दिमाग में आया नहीं, वो जैसे सोच रहा है वैसे गा नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बेइज्जती महसूस होती है। तो हम लोग बहुत बार ना प्लेबैक बहुत मुश्किल है, काम। बहुत मुश्किल है। हाँ। अब मुझे जो गाना गाना होता है प्लेबैक में, जानते हो कैसे गाता हूँ? कैसे? बोलता हूँ उसका डमी दे दो, अच्छा, तो मैं 10 दिन सुनता हूँ उसको, अच्छा, आते जाते सुनता रहूँगा, ठीक। क्योंकि सुनते सुनते गाने चढ़ जाते हैं दिमाग पे। हाँ जी। तो ऐसा जब हो जाता है तब फिर गाता हूँ। और हमारे बारे में एक चीज़ और चल गया है कि मनोज तिवारी को गाना दे दो और थोड़ा उसमें वो अपना पुट डालेगा बिल्कुल और वही एक्सेप्ट कर लो, तो अब अच्छा है। जी। जैसे मैंने अभी भैया जी फिल्म का गाना गाया, मनोज बाजपेयी की फिल्म हाँ है, जी, हाँ जी। उसकी 2 लाइनें प्लीज। तुम गाना ओ जे का बाघ का कर जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरवाई गुनहगार नगरिया, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतर से खेला, ओ का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जे का बाघ का करे। अब ये गाना तो खैर कंपोज भी हमने किया, अच्छा, सिचुएशन मिला, लेकिन अब लिखने वाले जो लोग लिखते हैं तो उसमें कुछ शब्द मेरा मन करता है चेंज कर दो, तो कई बार चेंज हो जाता है। अच्छा, वो कुछ कहते नहीं आपसे, आप जब चेंज थोड़े थोड़े अब वो पता चल गया लोगों को कि ये तिवारी कुछ इधर उधर करेगा अच्छा और आप, अच्छा ही करता। हाँ नहीं, आप अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं शायद जो इतना कुछ एक साथ कर लेते हैं। मतलब आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, फिर आप कंपोजर भी हैं, राइटर भी हैं। देखो, पॉलिटिशियन तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। ये लोग कहते हैं ना कि यार प्लीज डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स। वो लोग भ्रमित हैं। जो वोट देता है उसको सोचना पड़ेगा ना किसको वोट देना है, तो पॉलिटिकल हो गया वो। बिल्कुल। और वोट देना बहुत जरूरी है। तो जब आप वोट देने जाएंगे सोचेंगे ना कि आज भाजपा को दें कि कांग्रेस को दें कि सपा को दें कि बसपा को दें कि टीम जी को, आप सोचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप पॉलिटिक्स से अलग कैसे हुए? फिर आपको सोचना पड़ेगा जब कौन पार्टी अच्छी है, तो फिर थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। और नहीं, आपने किसी ने कहा सुनो सुनो जाके वही दबा के आ जाना, फिर तो आप लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं कर रहे कि किसी के कहने पे या किसी लोभ लालच में, फिर तो बेकार। अब आप दिल्ली की ही देख लीजिए ना, हम तो दिल्ली में हैं तो दिल्ली की बार बार बात करेंगे। बिल्कुल। दिल्ली में कहा गया कि पानी हाफ, बिजली हाफ, पानी माफ। बिल्कुल नारा था उनका। नारा कि मतलब पानी का कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे ही जीते बोले नहीं सारा पानी माफ नहीं, 20,000 लीटर माफ। पानी तो पहले ही धोखा दे दिया। आपने तो कहा था कि पानी माफ, जब 20,000 लीटर आपने कहा कि चलो इतना ही माफ, चलो उसमें भी जनता आपके साथ हो गई। अब आप गंदा पानी दे रहे हो, पानी ही नहीं दे रहे हो, पानी माफ है और पानी ही नहीं है। तो झूठे झूठे वादे करके लोभ लालच से आपने सरकार बना ली और उसके लिए वोट दे दिया, तो जनता भी ठगी हुई महसूस करती है। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बताते हो कि भाई पानी नहीं आ रहा, इसकी समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो आप लोग ऐसा क्या चेंज करने वाले हो? अगर आप पावर में आते हो तो आप क्या ऐसा चेंज करोगे? हम केवल करप्शन बंद कर देंगे। किस तरीके से? जैसे दिल्ली में पानी टैंकर माफिया को बेच दिया जाता है। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में पानी नहीं, अभी फ़ोन करूंगा एक टैंकर पानी आ जाएगा, 2,500 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर वो फिर पैसा से पानी मिल रहा है। दूसरा काम हम कर देंगे कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, भाई पानी हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है दिल्ली में, फिर वहाँ से वो पाइप के थ्रू सबके कॉलोनियों में जा रहा है, पाइप ही टूटी हुई है, तो
52% वाटर तो उसी में वेस्ट हो जा रहा है। अच्छा, तो इस बात के लिए कभी आपने वो करंट चर्चा चल रही है, अच्छा, लगातार कही जा रही है। क्या रिप्लाई आता है उधर से? नहीं, कुछ नहीं, चुप कोई रिस्पॉन्स नहीं? ना। कई जगह तो उसी पाइप से निकाल के टैंकर में भरे जा रहे हैं। और जो पानी, भाई घर में आप पानी जाएगा तो 20 लीटर पानी तो उसका पैसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया टैंकर को दे दो, वो जाके बेच करके देगा। और बात बिजली की, और टैंकर वाले सरकार के जो लोग हैं उनको रिश्वत दे रहे हैं। एक विधायक तो जेल चला गया इसी में, अच्छा, टैंकर माफियाओं के साथ मिल करके उसने कुछ अपराध किया, उसमें लेन देन में मारा मारी हुई, तो जेल है। कोई मिस्टर जरवाल। कहने का मतलब, हम खाली, जैसे मोदी जी जब नहीं थे देश के प्रधानमंत्री तो नेशनल हाईवे इतनी अच्छी होती थी। आप मेरठ के हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है वो एक्सप्रेसवे जो बनाया हमारा, सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है वो। तो ऐसा क्या था कि पहले नहीं बन सकता था, अब बन गया। अब नितिन गडकरी है हमारे पास। नितिन गडकरी है और पैसा है। जी बिल्कुल। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं। 2014 के पहले भारत सरकार के खजाने में प्रति महीने लगभग 25,000 करोड़ रुपए आते थे टैक्स के रूप में। अच्छा, अब जानते हो कितना आता है? 1,75,000 करोड़ महीना। तो सड़क बनेगी पैसे से ना। बिल्कुल। सड़क बनेगी तो बहुत सारे मजदूर लगेंगे, बहुत सारा सीमेंट लगेगा, बहुत सारा अलकतरा लगेगा, बहुत सारे लोग, उसमें बिजनेस बढ़ेगा। अगर हम 1,00,000 करोड़ का काम करते हैं सड़क में, तो उसमें आप समझ लीजिए कि 20,000 करोड़ रुपया तो मजदूरों को जाता है। कितना बड़ा काम हुआ। हम आप इंटरव्यू, आप हमारा पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई कैमरा चला रहा है, जी कोई एडिटिंग करेगा, तो 2-3 आदमी और लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। हाँ, तो ऐसा क्या था कि 14 के पहले वो मेरठ की दूरी 2.5-3 घंटे हुआ करती थी, तो अब 1-1.5 घंटे में, अब 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में चले जाते हैं आप। बिल्कुल। तो ये नीयत से होता है और नीति से होती है। जो लोग सरकार में हैं उनकी नीयत और नीति नहीं है करने की। बस कुछ होगा, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, हो गया। तो केंद्र सरकार कैसे बना दे रही है? मैं जहाँ का सांसद हूँ वहाँ मेट्रो नहीं आती थी, अब आने लगी। अच्छा, वहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था, अब सेंट्रल स्कूल बन गया। सरकार की जब पॉलिसी करप्शन की हो जाए, तो मान लो कि अगर हम करप्ट पॉलिटिशियन हैं, तो हम अगर किसी डिपार्टमेंट से अगर हम 100 रुपया लेंगे, तो जो जानता है कि ये 100 रुपया ले रहे हैं, तो वो भी तो 50 रुपया लेगा, तो उसके नीचे वाला भी तो 25 रुपया लेगा, तो फिर उसके नीचे भी तो 10 रुपया लेगा, तो चेन चला जाएगा। हाँ, चेन चला जाएगा। और जब एक नहीं लेगा तो सब लोग नहीं लेंगे, धीरे 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 धीरे। हालांकि अभी इतना हम नहीं कर पाए हैं कि हर जगह करप्शन ख़त्म हो गया हो। अभी भी करप्ट लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या घट रही है, और जो करप्ट लोग हैं उनको पनिशमेंट मिल रही है। इसलिए 25,000 करोड़ की जगह 2.25 करोड़, बिल्कुल। किसी किसी महीने तो 2 लाख करोड़ आ जाता है। चलो सर, ये तो होगी आपकी पॉलिटिक्स की बात। मुझे आपसे कुछ बात, हम मेरे सवाल रह गए, मैं भी इसी डायरेक्शन में चला गया। मुझे जानना था कि आजकल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड चल रहा है, सब OTT पर आ रहे हैं। हाँ आपने देखा होगा सारे बड़े बड़े स्टार्स, रवि सर भी खुद OTT पर लॉन्च हो गए हैं। हाँ, वो तो करता है वो। हाँ, तो वेब आपका सीरीज, वेब सीरीज, हाँ। आपका भी इस लाइन में जाने का मन है, मूड है कभी OTT? नहीं, मैं गाना गाता हूँ, अच्छा अब मेरा मेकअप लगाने का मन नहीं करता। अच्छा, वो क्या, देखो एक फेज होता है, जी। मेरा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सिंगर हूँ, सिंगिंग कर रहा हूँ, अभी पंचायत का गाना चल रहा है, सुपर हिट है पूरे। एक बार 2 लाइन उसकी भी बताएं प्लीज। वो गाना, हिंदी। ए राजा जी, जी। ए राजा जी, ए करे ताराल
हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो ए ललना हिंद के सितारा ई तसीयम होई है ओ करो ऊपर पिए बहुत शानदार सर। मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने भोजपुरी सिनेमा में ना इतना काम किया है, आप सुपरस्टार रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है कि वो सिनेमा हिंदी सिनेमा के बराबर कभी आ नहीं पा रहा? देखो, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो हम लोगों की जो रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है फंडिंग की कमी। उतने में बन जाती है, बट अब जो फिल्म 25 करोड़ में बन रही है और जो फिल्म 2 करोड़ में बन रही है, दोनों में तो बहुत अंतर होगा। हाँ, मतलब फंड का एक बड़ा ही रीज़न मानते हैं आप। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि हम 2 करोड़ बना के भी 20 करोड़ कमा लेते हैं और वो 25 करोड़ लगा के भी 50 करोड़ आने में पों बोल जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी सारे व्यूअर्स को रहता है कि मनोज तिवारी जी की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आज की डेट में? हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम सिंगिंग है। सिंगिंग। हाँ, हमारा सिंगिंग और स्टेज शो, ओके। और उसके बाद कुछ टीवी शो करते हैं ऐसे गेस्ट के रूप में, तो और इसके बाद कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारा कई जगह कुछ रिसोर्ट हैं, होटल्स हैं, ये सब में थोड़ा लगा रखा हूँ, पैसे का सदुपयोग करता हूँ। एक गाना है आपका नया, बाकी सब ठीक ठाक है, ये बड़ा फिलोसफिकल गाना है, फिलोसफी ऑफ लाइफ। हाँ, ये आने वाला है। हाँ, मतलब बट आपने 1-2 बार सुना दिया है। मैंने एक ही बार सुनाया हूँ, वो सुशांत सिन्हा की इंटरव्यू में सुनाया। तो मैं भी उसकी पहले 2 लाइन सुनूंगा और फिर मैं उसके पीछे की स्टोरी जानना चाहूँगा। क्या होता है, मैं तो राइटर भी हूँ ना, ये गाना हमने लिखा। पता है, मुझे पता है जी। हाँ, कई दिनों से सोया नहीं हूँ, माँ से मिलने गया नहीं हूँ, गाँव गए भी हुए महीनों, खुद से खुद को मिला नहीं हूँ, ये तो सब चलते रहता है, चिंता की का कोई बात है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। क्या कुछ लाइनें से होती है ना जो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या, भैया बाकी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन जरा ये हो जाता तो ठीक रहता। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक ठाक, हाँ, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, सब चल रहा है। बिल्कुल। तो उसी में हमको जैसे पीछे में बहुत ज़्यादा भाग रहा था ना, तो ऐसा फील हुआ। देखो, इसमें बहुत आध्यात्मिक बात है कि आप खुद से कब मिले हो, खुद से खुद को मिला नहीं हूँ, मतलब अपना केयर नहीं कर रहा हूँ, टाइम से खाना नहीं मिला तो भी भाग रहे हैं, खाने का टाइम नहीं है, और उसका ठीक हो जाए, उसका ठीक हो जाए, उसका ठीक हो जाए, ये कर दूँ। एक ये भी तृष्णा भी है और कर्तव्य भी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने 20-22 साल में छुट्टी ही नहीं ली, बिल्कुल, सोते भी 4 ही घंटे हैं बस, और उनके वर्किंग देख लो कब कहाँ चले जाते हैं। तो हम बड़े मतलब बहुत अपने को मेहनती करने वाले लोग शर्मा जाते हैं, और इस एज में बिल्कुल युवा भी फेल हो जाए उनकी मेहनत के आगे, खुद भी कंपेयर करेगा तो लगेगा इतना तो मैं नहीं कर, नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों में कभी कभी बैठे बैठे आ गया ख्याल कि बाकी सब ठीक था। जैसे मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ जी। माता जी रहती हैं बनारस में, तो मैं हर 15 दिन में उनसे मिलने जाता हूँ। अच्छा। तो इधर 3-4 महीना हो गया था मिले हुए, अच्छा। तो वही आ गया। गांव गए भी, मतलब मेरा गांव है, गांव गए हमको बहुत समय हो 1-1.5 साल हो गया। अच्छा।
तो जबकि मैं गांव का ही व्यक्ति हूँ, मुझे भी याद कर रहा हूँ तो उस खूंटे में भैंस बंधी है, वहाँ गाय बंधी है, वहाँ चरनी है, वो वहाँ से निकल के ट्रैक्टर खड़ा होगा, उधर टाली होगा, ये पीपल का पेड़ है, शंकर जी का मंदिर है, ये सब लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ, गया नहीं। फागुन बीत गया, चैत बीत गया, बैठ के होरी गाते थे गांव में, चैती गाते थे गांव में, एवरीथिंग इज मिसिंग। हमने इतने डीप बात कही है अभी। मैं मानता हूँ कि आप शायद बहुत ही सिलेक्टिव लोगों में से हैं जो यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं। इसी से एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आजकल मीम्स का बहुत ज़माना है, सोशल मीडिया पे मीम्स चलते हैं, आपका भी कई बार उसमें मेरा तो बहुत ही बहुत मुझे लगता है शायद हर 10-15 मीम्स में एक तो एक होती ही जरूर। बहुत बनता है, अरे बाप रे बाप। आप उससे कैसे डील करते हैं मतलब? अब तो मज़ा आने लगा है, अच्छा अब तो मज़ा आने लगा। अच्छा, आप देखते हैं वो मीम्स को? हाँ हाँ, लेकिन मेरे मामले में क्या है ना कि सब मीम्स जो है वो फायदे करने वाले हैं। अच्छा, हाँ, मेरा कोई ऐसा मीम नहीं नेगेटिव बनता कुछ नहीं है। जो बहुत नेगेटिव। लोग तो नेगेटिव के लिए बनाते हैं। आपका कॉमन हंसी मजाक का हाँ, कौन हंसी मजाक का रहता है, वो तो बहुत मजेदार है ना। तो पहले कभी फील होता था कि यार ये कैसे वायरल हो गया, इससे कितनी परेशानी होती है कुछ? नहीं, अभी तो आप बताओ कि कुछ ऐसा कोई वायरल हुआ हो जिसमें आपको लगा हो अरे यार ये बहुत बेइज्जती की। नहीं, इंसेंट का कभी नहीं लगा मुझे, ऐसा लगा। बट हाँ, लोगों ने कितनी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी हैं। ये चीज़ मुझे लगती है लोग क्या सोच लेते हैं। जैसे आपका एक मीम वायरल हुआ था जिसमें आप परेशान हो रहे हो, रो रहे हो गाँव का सोच कर, नहीं, वो ढूंढ लिया जबरदस्ती। मैं रोया किसी और बात पे, हाँ, और वो और लगा किसी और चीज़ पे रहे। बिल्कुल, ये बहुत मजेदार होता है। हाँ, और मतलब किसी भी चीज़ पे बना देते हैं। हाँ, वो फेक बातें हैं। हाँ, मतलब जैसे मैं भाई रो तो कभी सकता हूँ मैं, कोई इमोशन आ गया, जी। लेकिन उसको इंटरव्यू में कुछ और लगाया। अब जैसे अभी मैं देख रहा था चुनाव में जी कि मैं गाड़ी से जा रहा था और मुझे बुराड़ी से निकल रहा था दिल्ली में, मुझे जाना था जहांगीर तिमारपुर, फिर गाड़ी मोड़ने लगा जहांगीरपुरी की तरफ और लेट बहुत हो गया था। हमने कहा नहीं मोड़ो मोड़ो मोड़ो, उधर नहीं जाना है। उसी समय मेरा कोई इंटरव्यू कर रहा था तो मैं उसके सामने ही बोल रहा था। इंटरव्यू करते करते अरे यार ऐसे उधर में मोड़ो मोड़ो मोड़ो, तो बाद में देखा कि लगा दिया वो कोई जो चुनाव लड़ रहा था ना कैंडिडेट, जी, वो बुलाया है क्या ये डिस्कशन करें, और हम करें अरे नहीं उधर नहीं जाना, उधर छोड़ो। तो ऐसे देखो, इसी को बोला ना कि फेक न्यूज़ भी बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं, और मेरे मामले में मैक्सिमम फेक न्यूज़ स्प्रेड है। कोई ऐसा कोई ऐसी गलती है ही नहीं जिसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐसा कभी कोई गलती किया नहीं मैंने। कभी कभी वो कुछ लोग जैसे मान लो कि गाने को लेकर के हमारे वो मीम बनाते हैं जी, तो अब लोगों को उस समय जब मैं गाना ये सब सब्जेक्ट गाते थे, अब वो उसी में एक्टिंग भी कर देता था कि मैं जैसे बेरा बना हुआ हूँ, ओह मेरा दम घुट रहा है, तो उसको लोग लेकर के आज इतना कुछ और चलाते हैं। चलिए मैंने जिंदगी में जितने गाने गाए, जी, मैं बहुत सोच समझ के गाना गाया, मैंने कभी वल्गर गाना नहीं गाया। कुछ गाने डबल मीनिंग जैसे साउंड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मीनिंग बहुत अच्छा होगा। वो व्यूअर के ऊपर है, उसका नज़रिया किस तरीके का। हाँ, वो भी फिल्म का गाना, बिल्कुल, मतलब डायरेक्टर्स लोगों ने दिए होंगे। तो मीम्स का तो दौर है, जब तक चल रही है। लेकिन आदमी को, हर आर्टिस्ट को अपना विजुअलाइजेशन करना चाहिए जी, कि मैं जो किया हूँ वो ठीक है कि, तो जो भी मेरे आधा सच को दिखाएगा तो फिर तो थोड़ी देर के लिए मुझे बदनाम कर सकता है। आके वो जाने से पहले ना मेरा
आपने अपने बहुत सारे गाने गाए, मेरा पर्सनली फेवरेट गाना है आपका जिया हो गया कनाल। एक बार प्लीज मैं वो सुनना चाहूँगा। ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया, तन अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, तनी नाची के, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, अपने अपने माटी के तू मान गगन लहरावा ये। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम एक बार दोबारा आपसे मिलना चाहेंगे, दोबारा पॉडकास्ट लेना चाहेंगे। मैं चाहूँगा आप अच्छा सवाल पूछते, आपका पूछने का शैली बहुत अच्छा है, आप करते रहो, आपकी शायरी लोगों को पसंद आएगी। कीप इंस्पायरिंग द यूथ। थैंक यू सो मच सर।